हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह राठौर और आप देख रहे हैं आपकी क्लास। तो दोस्तों आज है 4 तारीख। आज अभी थोड़ी देर पहले साइंस का पेपर ख़त्म हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि उसका सॉल्यूशन क्यों ना आप लोगों के लिए बना दिया जाए। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। तो ये सेट नंबर 3 है CBSE क्लास 10 साइंस का। तो पहला क्वेश्चन इसमें था कि तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि इसमें क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और दो बातें बोली जाएंगी। तो आपको ये बताना मतलब विकल्प में ये दिया गया है कि दोनों सही है, एक सही है, एक भी नहीं सही, इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया, कार्बन हैज़ अ strong tendency to either lose or gain electrons to attain noble gas configuration। तो कार्बन के पास ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं होती लूज और गेन करने की, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड हैज़ टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन। यानी कि शेयर इलेक्ट्रॉन हम लोगों को पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और टेंडेंसी होती है उसकी शेयर करने की, तो ये हमारा सही है। तो ऊपर आप ऑप्शन में देख के समझ सकते हैं कौन सा आपने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एट हायर टेम्परेचर मेटल वायर्स आर हैव अ ग्रेटर चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। ये एकदम सही है। बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल वेरी विद टेम्परेचर, ये भी सही है, दोनों यहाँ पे सही हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई। तो देखिए जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कहीं आयनिक कंपाउंड्स होते हैं नहीं, तो उसमें कोई आयंस नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते हैं, पुअर होते हैं। यानी कि स्टेट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप आराम से ग्राफ से देख के समझ ही सकते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जो एटम्स रखे गए हैं यानी एलिमेंट्स रखे गए उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा गया है। तो जो पीरियोडिक लॉ है वो है कि एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें काफ़ी सारा लिखा हुआ है और इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो जो लिखा हुआ वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सोलर सेल। अब सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल यूज़ किया जाता है कि हम सोलर रेडिएशन जो होती है, सोलर एनर्जी जो होती है, उसको कन्वर्ट कर सकें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके लिए हमको सोलर पैनल्स की ज़रूरत होती है, उसमें सोलर सेल्स लगे होते हैं। हाउ मच वोल्टेज कैन बी डेवलप्ड एंड हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वन टिपिकल सोलर सेल व्हेन एक्सपोज टू सन। देखिए अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, तो कितनी बनती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कितना वोल्टेज जनरेट होता है, यहाँ पे उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए एक अगर सोलर सेल आप लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा 0.5 से लेके 0.6 वोल्टेज, इतना मान लीजिए कि इतना वोल्टेज आपको मिलेगा। नेक्स्ट पूछा गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी मिल सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी मिल सकती है। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे करंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको करंट नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको बताना है कि कितने अमाउंट में आपको पावर बनेगा, यानी कि वॉट। तो यहाँ पे आप वॉट लिख सकते हैं, 3 से 4 और 4.5 वाट तक जनरेट करा जा सकता है एक सोलर सेल की मदद से। और अगर आप एक पैनल से देखते हैं कि कितना वोल्टेज होगा, तो एक पैनल से आपका जो वोल्टेज डेवलप होगा वो होगा 17 वोल्ट्स, क्योंकि एक पैनल में कम से कम एक पैनल में 36 सोलर सेल होते हैं। अब देखिए जब एक सेल में 0.5 बन रहा है वोल्ट, तो 36 में लगभग उसका आधा बनेगा, यानी कि 17 to 18 वोल्ट आप जनरेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्यूचर ऑफ पावर जनरेशन बाय सोलर एनर्जी इज़ ब्राइट इन इंडिया। देखिए इंडिया में क्या है कि सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, तो सोलर रेडिएशन और काफ़ी चीप भी है, क्योंकि इस खाली एक्सट्रैक्ट करने में जो आपका लगता है, मतलब जैसे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगते हैं उसके अलावा आपको कोई उसको एनर्जी लेने के लिए आपको मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है इसका फ्यूचर इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लिस्ट टू एडवांटेज ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल के एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, आप सोलर सेल का यूज़ करेंगे, सोलर सेल बनाने में जो लगेगा पैसा और जो ख़रीदने में लगेगा, उसके अलावा जो भी सोलर एनर्जी में आप इनपुट देंगे अपनी तरफ से, वो इनपुट होगी सोलर एनर्जी, यानी कि हमारा सोलर रेडिएशन, वो हमारा काफ़ी ज़्यादा चीप रेट पे हमको मिल सकता है, मतलब कि ख़रीदना नहीं पड़ता हालांकि, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा रुपया तो लगाना ही पड़ता है फिर भी। और इसके अलावा जो फ़ायदे हैं वो ये है कि चीप है, पॉल्यूशन लेस है।
और इसके अलावा जो फ़ायदे हैं कि ये चीप है, पॉल्यूशन लेस है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पॉल्यूशन वगैरह होगा तो हेल्थ की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पे। इसमें काफ़ी सारा डेटा दिया हुआ है, TCH वैल्यूज़ दी हुई हैं अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है उस दौरान के लिए। तो आगे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था सबसे पहले कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ TCH। तो TCH का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपका स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये होता है हमारा TSH का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन हमारा था मेन फंक्शन ऑफ द TSH। तो TSH का मेन फंक्शन होता है हमारा तो TSH का हमारा मेन फंक्शन जो होता है वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो उस चीज़ को ये स्टिमुलेट करता है, यानी कि एक हिसाब से रेगुलेट करता है। और इससे क्या हो जाता है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा होने से आप समझ ही रहे हैं थायराइड की एक जो डिजीज़ होती है वो भी कॉज हो जाती है, इसलिए वो कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा था गिव द फुल फॉर्म ऑफ TSH। तो फुल फॉर्म TSH का होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऊपर लिखा ही हुआ था। अगला क्वेश्चन था फंक्शनिंग ऑफ TSH। तो फंक्शनिंग क्या होती है, जो थायराइड हमारा ग्लैंड होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को परमानेंट जो है रिलीज़ किया करता है। तो अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे की ब्रेन वगैरह पर और बॉडी पार्ट्स पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इस चीज़ को मतलब जो है क्या कहते हैं उसको, TSH जो हमारा होता है वो इस चीज़ को रेगुलेट करता है कि ज़्यादा रिलीज़ ना होने पाए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाई डू TSH लेवल्स इन प्रेग्नेंट वुमेन्स नीड टू बी मॉनिटर्ड। देखिए हमारा जो वुमेंस होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें TSH लेवल्स हाई होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर एक लेवल से ज़्यादा, वो लेवल क्या होता है, वो होता है लगभग 4.5 से ज़्यादा अगर लेवल हो गया TSH का, तो आपके जो वो नेक्स्ट जनरेशन का जो बच्चा होगा वो आपका, उसके ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है और भी अदर बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि 4.5 बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इस लेवल पे बच्चे को खतरा होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको एकदम प्रॉपर मेंटेन रखना है तो आप 2.5 से नीचे ही रहेंगे हमेशा TSH वैल्यू। अगला क्या है, अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ TSH लेवल ऑफ 8.95। केयर की ज़रूरत क्या होती है कि देखिए एंटी थायराइड मेडिकेशन करवाना पड़ेगा परमानेंट, और वैल्यूज़ को मॉनिटर रखना पड़ेगा। और थायराइड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको सर्जरी भी करानी पड़ सकती है, लेकिन ये बहुत ही लेस कॉमन है। बताने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आ सिलेंडर कंडक्टर ऑफ लेंथ। इसमें देखिए फार्मूला लगा दीजिए अगर आप, सिंपल फार्मूला मैं बताता हूँ आपको। R1 इज इक्वल टू रजिस्टिविटी यानी कि रो L1 अपॉन A1। ये फार्मूला हो जाएगा पहले कंडक्टर के लिए। सिमिलरली अगर दूसरे के लिए करेंगे तो यहाँ R1 की जगह R2, L1 की जगह L2, A1 की जगह A2 हो जाएगा। लेकिन दोनों मटेरियल एक ही हैं तो रजिस्टिविटी एक ही हो जाएगी। तो जब रजिस्टिविटी एक ही रहेगी तो आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टिविटी फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, रजिस्टिविटी फार्मूला अब हमारा हो जाएगा R1 A1 अपॉन L1। और उधर से भी रजिस्टिविटी फार्मूला सेम रहेगा। तो रजिस्टिविटी सेम है तो बराबर की एक वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, A2 अपॉन L2। और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, बस A2 पूछा गया तो बड़ा इजी सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इमेज डिस्टेंस ऑफ द आई लेंस इन द नॉर्मल आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, तो उस ऑप्शन को देख लेते हैं पहले। ये रहा हमारा ऑप्शन। इसमें बोला गया है कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा, या डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द आई बॉल। देखिए क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती कि, तो इमेज हमारी हमेशा रेटिना पर ही बनती है क्योंकि वो हमारा नेचुरल लेंस है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेनी विलेज ऑफ गढ़वाल इज़ फेमस फॉर। तो ये चिपको मूवमेंट के लिए फेमस था आपका।
तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म दैट आर जनरली एड्रेस्ड व्हेन अ न्यू प्रोजेक्ट इज लॉन्च। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या होती है जब कोई नया प्रोजेक्ट बनता है, जैसे डैम्स वगैरह बनते हैं, तो वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। पहला तो वहाँ के लोगों को कंपनसेशन नहीं मिल पाता है ढंग से, और वहाँ के लोगों को हटना पड़ता है वहाँ से क्योंकि सरकारी काम होता है, पहला ये। दूसरा यहाँ पे बोला गया स्वेलिंग अप लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी विदाउट एनी बेनिफिट, तो ये चीज़ थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि किसी का वो मनी उसमें खा लिया जाता है, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है। थर्ड हमारा डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हाँ, तो ये चीज़ तो ज़रूर होता है, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का कटना होता है, और आपका बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं उसी के साथ, जैसे ही डिफॉरेस्टेशन होता है। तो पहला और थर्ड यहाँ पे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस एंड रिपेयरिंग लीकेज टैप्स करेक्टली डिफाइंस विच टर्म ऑफ 5 आवर्स। देखिए ये सारी चीज़ों में आप रिडक्शन कर रहे हैं, वेस्ट ना हो पाए, इसलिए डी आंसर सही है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सॉलिड एंड टू गैसेस, दिस रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज एज। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा फेरस सल्फेट होता है वो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये दोनों गैसों में टूट जाता है। तो इसमें क्या है कि आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है, फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो रहा है और दो गैसेस रिलीज हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ 10 ml ऑफ H2SO4 यानी कि एक एसिड 10 ml ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, मतलब हर चीज़ सेम है, ml सब चीज़ सेम है, एक एसिड है, ये हमारा एसिड है, ये बेस है, अगर बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन जो होगा हो जाए न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल होने पर जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो देता है ग्रीन कलर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स विद एटॉमिक नंबर 12 फॉर्म्स अ कंपाउंड विद एलिमेंट वाई विद एटॉमिक नंबर 7। देखिए जो एटॉमिक नंबर एक्स वाला 12 वाला है उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, ठीक है। तो जो पहले होता है वो दूसरे वाली की वैलेंसी लेता है, यानी कि एक्स नीचे 1 आ जाएगा और वाई के नीचे 2 आ जाएगा, यानी XY2 टाइप का कंपाउंड बनेगा। XY2 का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट इज एक्स फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड। देखिए एसिडिक ऑक्साइड का मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लास्ट में होते हैं, बट लास्ट में एकदम लास्ट में जाएंगे तो वो नोबल गैसेस मिलेंगे, मेटलर्ड्स मिलेंगे, तो आप 17 और 16 ग्रुप में से चूज़ कर सकते हैं, और 16 ग्रुप को ही चूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 16 ग्रुप में मेटल्स ज़्यादा होते हैं जबकि 17 में मेटलर्ड्स ज़्यादा होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में क्या है कि एल्युमिनियम की रिएक्शन कराई गई फेरिक ऑक्साइड से और वो बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एल्युमिनियम ने सीधे सीधे आयरन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया है, और साथ साथ में हीट भी रिलीज हुई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 15 बी हमारा है, लेड नाइट्रेट ने जब पोटेशियम हाइड्रेट के साथ रिएक्शन करी तो लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बना है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो PbI2 बना है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेगा, तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर देखिए क्या करेगा, जिंक कार्बोनेट को हीट किया गया और वो 2 पार्ट में टूट गया है, तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है, क्योंकि ये हीट भी किया गया और डिकम्पोज भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में सिंपल सी कुछ बातें पूछी गई, कौन किस ग्रुप में बिलोंग करता है, कौन किस कितने नंबर पे है, तो ये सब बड़े इजी क्वेश्चन हैं, आप आराम से अपने मन से समझ सकते हैं।
इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नेम द गैस लिबरेटेड एट द एनोड एंड एट द कैथोड। तो देखिए जो हमारी गैस एनोड पे लिबरेट होती है ऑक्सीजन, ठीक है, और जो कैथोड पे होती है वो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाई इज इट दैट वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन द वन इलेक्ट्रोड इज 2 times दैट ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। देखिए क्या है कि जो हमारे एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है वो आधा होता है, यानी कि कैथोड पे जो हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है वो ऑक्सीजन का डबल है। यानी कि यहाँ पे बात चल रही कैथोड की और हाइड्रोजन गैस की, और वो ऑक्सीजन से डबल होती है। क्यों? क्योंकि जो H2O है, H2O में H2 होता है और O एक होता है, इसलिए वहाँ से ही रेशियो उसका डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट वुड हैपन इफ़ डाइल्यूट H2SO4 इज़ नॉट एडेड टू द वाटर। अभी ये इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए वाटर की क्या H2SO4 की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम वहाँ पर H2SO4 नहीं मिलाते हैं तो उसका फ़र्क ये पड़ जाता है कि पहले बात तो जो आयंस में टूटता है वो चीज़ बहुत स्लो हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगी। यानी H2SO4 यहाँ पे हमारा जो लिया गया वो एक प्रकार से कैटलिस्ट की तरह से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अ केमिकल कंपाउंड एक्स इज यूज्ड इन द सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री, इज इट प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्राइन, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्राइन। मतलब कि यहाँ पे बोला गया सोप और ग्लास इंडस्ट्री में कौन सा कंपाउंड यूज़ किया है, तो उसका नाम बताइए। तो वो सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 ये हमारा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा क्या है पूछा गया है कि राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट्स प्रिपरेशन। तो इसकी इक्वेशन का आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। इसकी देखिए पहले इक्वेशन इसकी 2 स्टेप में होती है। तो पहले तो क्या होगा, NaCl लिया जाएगा, तो पहले क्या होगा NaCl लिया जाएगा और उस सॉल्यूशन फॉर्म में, यानी इसी को ब्राइन बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन कराएंगे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में, और फिर और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अब फिर ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, इसको फिर हीट करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 में टूट जाएगा, प्लस वाटर और CO2 गैस भी रिलीज़ करेगा, और यही Na2CO3 ग्लास और सोप इंडस्ट्री में यूज करा जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद वाटर कंटेनिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। देखिए क्या होता है जब Na2CO3 को मान लीजिए सॉल्ट हमने लिया है कैल्शियम क्लोराइड, तो CaCl2 बनेगा। यानी कि जब हम उसकी रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड से कराएंगे तो हमारा सोडियम जो है वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो कार्बोनेट है इसका वो कैल्शियम में चला जाएगा, वो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और वो इनसॉल्यूबल होता है और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रिएट अ फूड चेन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। देखिए क्या है, इसको अगले पेज पे देखते हैं डायरेक्ट। देखिए सबसे पहले हमारा जो फूड चेन रहेगा, तो फूड चेन में सबसे फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो रहेगा वो रहेगा हमारा ग्रास, उसके ऊपर रहेगा इंसेक्ट, उसके ऊपर फ्रॉग, उसके ऊपर स्नेक, और सबसे ऊपर हॉक। और ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल या बायो मैग्निफिकेशन। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो है कि फूड चेन बनाना नहीं, और दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि बताइए थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कौन होगा, तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे होगा आपका फ्रॉग। सी क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म ऑफ द दिस फूड चेन विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है विच ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस फूड चेन विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। तो सबसे ऊपर जो होता है उसी का कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है, हॉक का सबसे ज़्यादा होगा। नेम द फिनोमिना एसोसिएटेड विद इट, अभी मैंने बताया था इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू फ्रॉग्स, यानी थर्ड लेवल पे जो फ्रॉग है उसके पास 10,000 जूल एनर्जी है, तो बता रहा अगले स्टेप में जाने में उसके पास कितनी एनर्जी बचेगी। तो 10% वाला रूल तो पता ही होगा, इसका 10% कम कर दीजिए, 10,000 से कन्वर्ट हो जाएगा वो 1,000 में, और 1,000 जूल मिल जाएगा हमको अगले ट्रॉफिक लेवल पे जो कि है स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, ये कई चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ले सकते हैं, इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी चीज़ों से इंट्रैक्शन होता है साथ ही साथ सराउंडिंग के साथ। तो ये पूरा जो एक एरिया में ऐसा सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम।
अगला क्वेश्चन है लिस्ट एनी टू नेचुरल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम में आप दे सकते हैं ग्रास लैंड दे सकते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम दे सकते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दे सकते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट दे सकते हैं। तो मैंने 2 पूछे गए तो मैंने 4 बता दिए, आप इसमें से कुछ भी ले सकते थे। अब तो खैर जो आप लोगों ने एग्ज़ाम में लिख के दिया होगा वही होगा, बट आपको पता चल जाएगा आपने सही लिखा था या गलत। अगला क्वेश्चन है वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन। देखिए एक्वेरियम अगर आप घर पे रखते हैं तो उसको हमेशा ही साफ़ करना पड़ता है, जबकि पॉन्ड और लेक जो होती हैं वो सालों से बिना कोई किसी साफ़ सफाई के पड़े रहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है, जो पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं उसमें ऐसी सॉइल होती है कि उसमें डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और उसके वाटर में भी मौजूद होते हैं। तो वो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर ऑर्गेनिज्म में तोड़ देते हैं, जबकि एक्वेरियम में ऐसा कुछ बैक्टीरिया तो होता नहीं, तो इसलिए इसको रेगुलर साफ़ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ह्यूमन स्पर्म्स, स्टेट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पर्म। देखिए सर्टोली सेल होती है, इसकी स्पेलिंग होती है SERTOLI सेल। ये ह्यूमन टेस्टिस में होती है और यही हम लोग को मतलब हमारे स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब इसका जो जेनेटिक वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन स्पर्म को, वो ऐसा होता है कि जो रेशियो होता है स्पर्म का वो एग और जाइगोट के बीच में 1:2 का होता है। ठीक है, अब इसमें जो स्पर्म होता है वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है फादर के साइड का, इसको हम लोग गैमेट्स भी बोलते हैं, और जो एग होता है वो कंटेन्स करता है जेनेटिक मटेरियल मदर के साइड का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू अगला क्वेश्चन हमारा है मेंशन द क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन द जाइगोट विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ फीमेल चाइल्ड एंड अ मेल चाइल्ड। देखिए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें से एक ऐसा क्रोमोसोम्स होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, उसको साथ ही साथ हम लोग बोल देते हैं कभी कभी X, Y क्रोमोसोम। तो अगर मान लीजिए अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं पेयर के फॉर्म में मौजूद होते हैं, अगर ये जो एक एक्स्ट्रा वाला है सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, अगर ये XY के फॉर्म में पेयर होता है तो वो जो बच्चा नेक्स्ट होने वाला होता है वो मेल होगा। अगर ये XX के फॉर्म में मौजूद होगा तो वो फीमेल होगा। तो ये सिंपल सी बात है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शन ऑफ एलिवेली। देखिए फंक्शन एलिवेली फंक्शन ये होता है कि इस हिसाब से बना होता है कि जब रेस्पिरेशन के टाइम पे गैसेस का एक्सचेंज होता है तो उसको मैक्सिमम एरिया मिल सके, तो ये हेल्प करता है गैसेस के एक्सचेंजेस में। अगला क्वेश्चन हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। देखिए क्या होता है, जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है एटमॉस्फेयर में वो काफ़ी ज़्यादा होती है अगर उसकी तुलना करें एक्वेटिक एटमॉस्फेयर से। एक्वेटिक मतलब ऑर्गेनिज्म में वहाँ पे जितनी मौजूद होती है, तो क्या होता है कि हम लोग अगर रेस्पायर करते हैं ब्रीद करते हैं तो उसमें एक बार में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आ जाता है, बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसलिए वो जल्दी करते ताकि ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्लीट द पाथवे शोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को पहले देखिए, ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसको साइटोप्लाज्म में जब जाता है रिएक्शन होती है साइटोप्लाज्म में तो ये टूट जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, तो ये बन जाता है हमारा यहाँ पे पायरोवेट। ठीक है, ये 3 कार्बन होते हैं। फिर इसकी अगर माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस में ऑक्सीजन की तो ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, ऑक्सीजन वाटर में और एनर्जी में। तो यहाँ CO2 लिखना है आपको। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अभी तक मैंने करे हैं, इसके आगे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई गलती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।